वेलकम बच्चों, मैं संजय चौधरी और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के समाजशास्त्र के 4 चैप्टर जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। बच्चों, इस अध्याय में हम बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में जानेंगे और जानेंगे कि बाजार को सामाजिक संस्था के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, बाजार कैसा दिखता है या बाजार का स्वरूप कैसा होता है। ये देखिए, इसे कहते हैं बाजार। इस स्वरूप से आप सभी लोग परिचित हैं। आप सभी जानते हैं कि बाजार कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इसके बाद आता है बाजार का अर्थ। बच्चों, बाजार को हम लेन देन की एक प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। जैसे हमें कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए हम दुकान पर जाते हैं, दुकानदार को उस वस्तु का मूल्य चुकाते हैं और सामान घर ले आते हैं। और इस संबंध में जो हम सामान लाए हैं, इस संबंध में अगर हमसे कोई पूछता है कि ये वस्तु आप कहाँ से लाए हैं, तो हम क्या बताते हैं? हम कहते हैं कि ये वस्तु हम बाजार से खरीद कर लाए हैं। या बाजार से जो हमारा मतलब होता है वो रेलवे स्टेशन के पास जो दुकानें लगी होती हैं उनसे होता है, या कहीं भी काफ़ी सारी दुकानें फलों की होती हैं, या कोई भी और जो सामान बिक रहा होता है उसकी बहुत सारी दुकानें जहाँ लगी होती हैं, हम उसको बाजार के नाम से जानते हैं। या कभी कभी हम ऐसे भी स्थानों की बात कर देते हैं जहाँ पर खरीदारी करने वाले और सामान बेचने वाले दोनों ही इकट्ठे रहते हैं, उसको भी हम बाजार की संज्ञा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में एक सप्ताह में कोई बाजार लगता है, जैसे सब्जी का बाजार लगता है, सिले हुए कपड़ों से संबंधित कोई बाजार लगता है, उसको भी हम बाजार ही कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बाजार एक वह क्षेत्र है जो कारोबार की श्रेणी में आता है। जैसे कारों का बाजार, कार जहां कार बेची जाती हैं, अर्थात वो जहां केवल कार ही कार का मार्केट है, कार ही वहाँ शोरूम है, कार के ही शोरूम है और कार ही वहाँ बेची जाती हैं। तो ऐसे बाज़ारों को भी हम कारोबारी बाज़ार की श्रेणी में रखते हैं। शर्राफा बाज़ार, शर्राफा बाज़ार से मतलब जहाँ आभूषण मिलते हैं, ऐसा पूरा मार्केट जहाँ केवल आभूषण ही मिलते हैं, ऐसे बाज़ार को हम शर्राफा बाज़ार के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े कपड़ों के बाज़ार, जहाँ बने बनाए कपड़े भी मिलते हैं और बिना सिले हुए कपड़े भी मिलते हैं, ऐसे बाज़ार को भी हम कारोबारी बाज़ारों की श्रेणी में रखते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और अर्थ भी होता है बच्चों, वो होता है किसी भी विशेष उत्पादन या सेवा से जुड़े हुए लोगों का बाज़ार। जैसे किसी कंप्यूटर विशेषज्ञों का बाज़ार। समझ में आ रहा है बच्चों? जो सेवा हमें देने वाले होते हैं उनकी बहुत सारी शॉप्स एक साथ होती हैं, उनका एक मार्केट होता है जो केवल उसी नाम से परिचित होता है जिस नाम के वहाँ प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, या जिस उससे रिलेट विशेषज्ञ वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जैसे कंप्यूटर विशेषज्ञों का बाजार। अब इसके बाद बच्चों, हम केवल इतना ही जानते हैं कि बाजार क्या है, लेकिन समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत बाजार इससे कहीं अधिक अर्थ छुपाए हुए होता है। समाजशास्त्र में अर्थशास्त्र के पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो इस बात की व्याख्या करना होता है कि बाजार हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य किस प्रकार से तय किया जाता है, पूंजी, धन या कोई भी निवेश, इन्वेस्टमेंट का असर किन लोगों पर कितना होता है, या वो कौन कौन से कारक होते हैं जो लोगों को पैसा खर्च करने या उनको पैसा बचाने के लिए प्रभावित करते हैं। इन सब का अध्ययन हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। इसको जानने के लिए हमें 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती दिनों के विषय में बात करनी होगी। उस दौर में बहुत से राजनीतिक अर्थशास्त्री चर्चा में रहे। हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। उन सभी में जो अर्थशास्त्री थे, उन सभी अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ सबसे ज़्यादा चर्चित अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में बाजार की अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया।
जो उस वक्त अपने शुरुआती दौर में थी। ये हम बात कर रहे हैं एडम स्मिथ के समय की और उनकी राजनीतिक अर्थशास्त्रीय विषय से संबंधित चर्चा की कि जब वो उस समय में थे या हमारी अर्थव्यवस्था उन शुरुआती दौर में थी, उनका मानना था कि जो ये बाजारी अर्थव्यवस्था होती है या ये लोगों में सामान या सौदे के आदान प्रदान का लंबा क्रम होती है। उनका कहने का मतलब था कि जो ये बाजार की जो अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो जब हम लोग आपस में एक दूसरे को सामान, कोई भी सौदा, पैसा लेन देन करते हैं तो ये उसका एक लंबा क्रम होता है, जो अपनी इसी क्रमबद्धता के कारण, जो ये लगातार क्रमबद्धता बनी हुई है लेन देन के माध्यम से, जो अपनी इसी क्रमबद्धता के कारण एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करता है। इसकी स्थिर व्यवस्था को बनाने में सभी लोग शामिल होते हैं। इनमें वो लोग भी होते हैं जो करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं। बच्चों, जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति कोई भी काम शुरू करने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, ठीक है। लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति जो निवेश करता है, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का इरादा नहीं रखता कि ये एक ही जगह रुक जाए या स्थिर हो जाए, और ना वो उसे रोके रखना चाहता है। तो ये लगातार बिना किसी के रोके, बिना किसी के सोचे, ये क्रमबद्धता आगे बढ़ती ही चली जाती है, जो एक चैन के रूप में सामने आती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने के विषय में ही सोचता है। जितना भी कोई भी व्यक्ति जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है किसी भी उद्योग को स्थापित करने में, अपने कारोबार को स्थापित करने में, तो वो केवल अपने विषय में सोचता है, अपने लाभ के विषय में सोचता है। और ऐसा करते हुए वो कहीं ना कहीं अपने आप ही समाज के हित के लिए कार्य करता जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति लाभ कमाने के लिए एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो अपनी पूंजी, अपना पैसा उसमें निवेश करना चाहता है, एक फैक्ट्री में लगाना चाहता है। तो उस फैक्ट्री को बनाने के लिए या उसमें काम करने के लिए उसे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। वो जिन लोगों को उस फैक्ट्री में रखेगा, जाहिर सी बात है कि वो उन लोगों के लिए माध्यम बना कमाई का, और वो उन लोगों के माध्यम से जितने उसने उत्पादन बनाए वो मार्केट पहुंचे, तो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया उसने बाजार में उन प्रोडक्ट को भेजकर। लेकिन ये सब कार्य उसने अपने लाभ के लिए किया था, ना कि जनता के हित के लिए। केवल उसे अपना लाभ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस लाभ के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता का हित हो जाता है और वो जनता के हित के लिए ही कार्य करता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो ये बाजारी अर्थव्यवस्था होती है, ये समाज के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, उसके ढांचे को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और समाज के लिए, हित के लिए कार्य करती ही चली जाती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे जो मैं वीडियो दूंगी आपको, उसमें हम चर्चा करेंगे बाजार एक अदृश्य हाथ के रूप में, इस विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।